नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जेनेटिक्स पार्ट 2 की क्विज़। और आज बहुत सारे क्वेश्चन है इस क्विज़ में, इनको सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने अपना एग्री SPSGNR नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, वो आपको पता लग भी गया होगा। और पहले दिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ गए हैं। इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। देखते हैं आज आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? लाल व सफेद से गुलाबी होना। डायरेक्ट बड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमने क्वेश्चन तैयार किया है। भी मान लो कोई ऐसा पौधा है जिसके लाल पुष्प लगते हैं और उसका क्रॉस करवाना है ऐसे पौधे से जिसके वाइट फ्लावर लगते हैं, परंतु उनके क्रॉस करवाने से F1PD के अंदर रेड का क्रॉस वाइट से करवाने पर F1PD में गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त होते हैं। यानी न तो रेड वाला प्रभावी हुआ जीन, न वाइट वाला प्रभावी हुआ। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? हाइब्रिड है। अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स के हमें बात करनी है। अप्रभावी है? नहीं जी। अपूर्ण प्रभाविता है? बिल्कुल सही बात है। उत्परिवर्तन नहीं है। इट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है बच्चों। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और ये प्रभाविता के नियम का अपवाद भी है। प्रभाविता के नियम का क्या है? अपवाद है भी। प्रभाविता के नियम का अपवाद है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकल संकरण का जीनोटाइप है, ठीक है, जीनोटाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो भाई देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जब जीनोटाइप निकालते हैं तो F2PD के अंदर हमें इस प्रकार की कंडीशंस मिलती हैं, जिनमें से 3 पौधे लंबे और एक पौधा जो है बोना होता है। परंतु ये तो हो गया इसका फिनोटाइप। लंबे कितने? 3 और बोना कितना? 1। परंतु जीनोटाइप देखो, ऐसे कितने पौधे हैं इसके अंदर जिनमें दोनों के दोनों प्रभावी जीन है? तो 1 है जी, दोनों ही डोमिनेंट जीन है। ऐसे कितने पौधे हैं जिनमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी है? एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, तो 2 हैं। और ऐसे कितने जिनमें से दोनों अप्रभावी हैं? तो ये भी 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1:2:1। यहां ध्यान दें, क्वेश्चन बड़ा सरल है, एग्जाम में भी बड़े सरल क्वेश्चन आते हैं, पर बच्चों ये पूछ क्या रहे, कई बार हम इस चीज को पढ़ने में गलती खा जाते हैं, जल्दबाजी में, अति उत्साह में। पहला ऑप्शन 3:1 दिया होगा, पहला ही ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो एकल संकरण का जीनोटाइप क्या है ये नहीं पढ़ते हम। एकल संकरण का अनुपात 3:1, वो फिनोटाइपिक रेशियो है। तो जीनोटाइपिक आपसे पूछे तो जीनोटाइपिक ये है, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। पूछा किसका है, इस पर विशेष ध्यान देना है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बच्चों ये होती है भी हम क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं, ऑप्शन 4 बार पढ़ते हैं, बल्कि हमें क्वेश्चन को ढंग से धैर्य से 2 बार पढ़ना चाहिए। और फाइनल एग्जाम दे के आओगे, भले ही कितने धैर्य से पढ़ो के आओगे ना, दे के आओगे, तो भी आप एक आधा क्वेश्चन आप बार आ रहे यार ये तो ध्यान दे लेता, ढंग से पढ़ लेता तो सही हो जाता। और एक एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द्विसंकरण का फिनोटाइपिक रेशियो है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो हमसे पूछा है बच्चों। एक ट्रिक होती है, द्विसंकरण का अनुपात जो है, द्विसंकरण का अनुपात यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस
रेशियो। तो ये होता है एकल संकरण गुणा एकल संकरण। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो अनुपात है उसका गुणा कर दो किससे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही अनुपात से। तो अगर वो आपसे पूछे फिनोटाइपिक रेशियो, तो बच्चों मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक क्या है? 3:1। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3:1 से, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, इधर ही चलना है और थोड़ा सा तरीका अलग है। 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। अब आगे यहीं से चलना है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अगर आपको जीन अनुपात पूछे, जीनोटाइपिक रेशियो पूछे, जीन अनुपात, तो अभी मैंने बताया अभी एकल संकरण का जीन अनुपात कितना होता है बच्चों? इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 1 2 1 2 4 2 1 2 1। पर ये आगे पीछे भी हो सकता है आपके ऑप्शन में, पर ध्यान रखना एक जो है वो 4 बार आना चाहिए भी, 2 भी 4 बार आना चाहिए और 4 1 बार आना चाहिए। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन पर कौन सा है। द्विसंकरण का फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है, तो फिनोटाइपिक पूछा है तो 9:3:3:3:1 होगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए? रोंग हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भी आनुवांशिकी के जनक कौन है? भी फादर ऑफ जेनेटिक्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आज कई इजी क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं और उसका रीजन भी है क्योंकि एग्जाम में कई बार बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं और हम उनको इजी समझकर गलती करके और रॉन्ग कराते हैं। तो भाई आनुवांशिकी के जनक कौन है? ह्यूगो डी व्रिज, कार्ल कोरेंस व शेमार्क। ये 3 वैज्ञानिक जो थे इन्होंने मेंडलिज्म की पुनः खोज की थी। भी मेंडलिज्म की पुनः खोज की और आनुवांशिकी के जनक मेंडल ही हैं भाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, मेंडल भाई साहब आनुवांशिकी में एक शानदार एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे, परंतु दुख ये रहा भी वो अपने एक्सपेरिमेंट करके चले गए और उनको जीते जी उस एक्सपेरिमेंट का क्रेडिट नहीं मिला। वो तो धन्य हैं इन 3 वैज्ञानिक, इन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट करने के 30 साल बाद मेंडलिज्म की पुनः खोज की। इनकी जो एक्सपेरिमेंट थे इनको दोबारा खोजा, लोगों को बताया, तब जाके हमें पता चला। परंतु इस दुर्घटना में हम जेनेटिक्स में लगभग 30 साल पीछे चले गए बच्चों। ठीक है, क्योंकि लगभग 1869-70 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिए थे और 1900 तक वो पड़े ही रह गए। 1900 के बाद इन्होंने रीडिस्कवरी की और उसका रीज़न भी है। मेंडल ऐसा क्यों नहीं कर पाए? कई रीज़न थे। एक तो उस समय डार्विन जो है, जो इवोल्यूशन चैप्टर है, ठीक है, विकासवाद की थ्योरीज दे रहे थे और वो महान साइंटिस्ट थे, तो लोगों का ध्यान उधर था। मेंडल अपने जो एक्सपेरिमेंट है लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दी, इसलिए ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचे नहीं। संकालु व्यक्ति थे, इंट्रोवर्ट थे, ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते थे। ठीक है, आगे भी क्वेश्चनों में ऐसी चीज़ें आएंगी जो मैं आपको बताता रहूँगा। और मॉर्गन क्या है, आगे क्वेश्चन में आ जाएगा मॉर्गन का क्या रोल है। अभी थॉमस हंट मॉर्गन। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है इनकम्प्लीट डोमिनेंस निम्न में से किस में देखी जाती है? तो भाई 4 o'clock में भी देखी जाती है, स्नैपड्रैगन में भी देखी जाती है। इनका और भी नाम है, मिराबिलिस जलापा भी बोलते हैं भी। एंटीरिनम पादप भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो ये सारे के सारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर ये हो गया भी, ये रॉन्ग हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 6,
पादपों में संकरण के प्रयोग शोध किसने प्रकाशित किए भाई? हाइब्रिडाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट थे, वो किसने प्रस्तुत किए थे? मॉर्गन ने, कोरेंस ने, मेंडल ने या पुनेट ने? सोचो और आंसर दो, अपने मन में रखो, चैट बॉक्स में डालो। तो मॉर्गन ने नहीं दिए थे भाई, कोरेंस ने भी नहीं दिए थे, पुनेट ने भी नहीं दिए थे, मेंडल ने प्रकाशित किए थे। कोरेंस ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के नियम प्रकाशित किए थे भी, मेंडल के नियम बनाए, पुनः प्रस्तुत किए, ऐसे भी लिख सकते हैं, पुनः प्रस्तुत किए, कॉर्ल कोरेंस। ठीक है, तो द लॉज ऑफ मेंडल वाज गिवन बाय कॉर्ल कोरेंस, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो राइट आंसर क्या हो गया? मेंडल हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मेंडल ने अपने प्रयोग परिणामों को ब्रॉन्ज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष कब प्रस्तुत किया भाई? कब प्रस्तुत किया? प्रस्तुत कब किया, ये ध्यान रखना। ठीक है, और पब्लिश्ड कब हुआ वो एक अलग विषय है। तो प्रस्तुत किया था इन्होंने 1865 में और पब्लिश्ड हुए 1869 में। ठीक है, तो प्रस्तुत 1865 में किए थे भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्परिवर्तन के जनक हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में हमें किसने बताया? म्यूटेशन होता क्या, ये भी नोट कर लो आप। आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये कहलाता है उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी भाई? बैटसन ने नहीं, शेमार्क ने ही, और ह्यूगो डी व्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ह्यूगो डी व्रीज हो गया बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा? जीन के 2 या 2 से अधिक विकल्पी प्रारूप, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, क्या कहलाते हैं? F2PD, F1PD ट्रेड्स, या इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? तो इसका एग्जैक्ट नाम है बच्चों एलील। देखो मैं आपको समझाऊं भी, अगर मान लो ये हमारे क्रोमोसोम है, किसी जीव में 10 क्रोमोसोम है, तो कितने पेयर हो गए? 5। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो एक जैसे दिखते हैं वो होमोलोगस है। ये होमोलोगस, ये होमोलोगस, ये होमोलोगस, समजात, ये समजातों के जोड़े हो गए। और समजात गुणसूत्र पर एक ही लोकेशन पर, ये पैर में मान लो मेरे जीन है, एक ही लोकेशन पर जो जीन आमने सामने आते हैं उनको अलील कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। अकर इन सेम लोकेशन। ठीक है, जैसे ये समजात गुणसूत्र है भाई, और इनकी आमने सामने सेम लोकेशन पर मान लो जीन है, तो ये जीनों का जोड़ा जो है ये अलील कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलील। और ये अलील जो है एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो यहाँ पे ये लंबाई का है, तो ये भी लंबाई का हो सकता है, लंबाई का। और ये दोनों प्रभावी हो सकते हैं, या एक प्रभावी और एक अप्रभावी का भी जोड़ा हो सकता है भाई, या दोनों के दोनों अप्रभावी भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन जो है, ये सारे के सारे अलील्स हैं। क्या है बच्चों? अलील्स हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं? एक होते हैं कैरेक्टर्स, एक होते हैं ट्रेड्स। कैरेक्टर हो गया जैसे रंग, रंग एक लक्षण है, हरा व पीला उसके ट्रेड्स हो गए। लंबाई एक लक्षण है, लंबा व बोना उसके क्या हो गए? ट्रेड्स हो गए। तो कई बच्चे ट्रेड्स और कैरेक्टर्स में कंफ्यूज रहते हैं, तो याद ध्यान रखना, कैरेक्टर्स के ही पार्ट जो होते हैं ट्रेड्स होते हैं। जैसे लंबाई एक लक्षण है, तो लंबा होना और बोना होना उसके क्या है? विशेषक हैं, ट्रेड्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अलील कहलाते हैं। और अलील शब्द किसने दिया था भाई?
डब्ल्यू बैटसन ने। किसने दिया था? डब्ल्यू बैटसन ने। टर्म गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, युग्मकों की शुद्धता का दूसरा नाम क्या है? ये नियम है, तो इस नियम का दूसरा नाम क्या है भाई? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी नियम का दूसरा नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है या वियोजन का नियम है भी। जब युग्मक बनते हैं तो समजात गुणसूत्र पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में जाते हैं। जैसे मान लो किसी जीव में 2 गुणसूत्र हैं, जब इसके युग्मक बनेंगे तो 2 युग्मक बनेंगे, उनमें गुणसूत्र आधे रह जाएंगे, क्रोमोसोम क्या रह जाएंगे? आधे, अलग अलग हो गए समजात गुणसूत्र। तो यही नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, मेंडल ने पहले 34 ट्रेट्स लिए भाई, और अल्टीमेटली उनमें से कितने ट्रेट्स का सिलेक्शन उन्होंने किया? तो हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में मेंडल ने कितने जोड़ी लिए भी? कितने जोड़ी पूछे हैं, जोड़ी दिया हुआ है तो ये ध्यान रखना। तो भाई 14 जोड़ी नहीं हो सकते, कहीं ध्यान रखना, कहीं आप 14 लिख दो, आगे पेयर्स के बारे में भी दिया हुआ है, ये 14 पेयर हैं। तो 10 जोड़ी नहीं, 9 जोड़ी नहीं, तो 7 जोड़ी। जैसे पौधे की लंबाई हो गई, ठीक है, बीज की आकृति हो गई, बीज का रंग हो गया, फलियों की स्थिति हो गई, ठीक है, फलियों की आकृति हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने 7 ट्रेट्स का अल्टीमेटली सिलेक्शन किया था। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मेंडल का जन्म कब हुआ भाई? कब जन्मे? ऑस्ट्रिया में जन्मे थे 1822 में। ऑस्ट्रिया 1822 और मृत्यु 1884 में हुई भाई। ठीक है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट 1869 में पूर्ण कर लिए थे, और उसके बाद 1900 तक ये जो है ये मिसिंग पीरियड है भी। उनके एक्सपेरिमेंट्स पर ध्यान ही नहीं दिया गया, और हम जेनेटिक्स में 30 साल पीछे हो गए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी क्या है? इनमें से इकोलॉजी, फाइकोलॉजी, इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स? इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन कहलाता है भी। पारिस्थितिकी का अध्ययन या पारिस्थितिकी हम इसको कह सकते हैं जीवों का वातावरण के संबंध में अध्ययन। ठीक है भी। इनहेरिटेंस क्या है बच्चों? जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेनेटिक्स। क्या होगा भाई? जेनेटिक्स इसका राइट आंसर है। हेरिडिटी की स्टडी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामान्य स्त्री व वर्णांध्र पिता की संतान होगी। तो भाई इसमें हमसे क्रॉस के बारे में पूछ रहा है भी। एक नॉर्मल फीमेल है और एक कलर ब्लाइंड मेल है, तो इनकी संतानें किस प्रकार की होंगी? तो हमें ये क्रॉस करवा के देखना पड़ेगा। तो नॉर्मल फीमेल है, इसका मतलब इसके दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो नॉर्मल हैं, और ये आपको पता है वर्णांधता होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगी, हीमोफीलिया होगी, ये लास्ट क्रोमोसोम के जीन डिसऑर्डर हैं, लास्ट पेयर के। ठीक है, और ये कह रहा है मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है भी। इसका मतलब इसका जो एक्स है वो खराब है, और मेल में एक ही एक्स होता है, उसका भी जीन खराब हो तो वो रोगी कहलाता है। फीमेल में अगर एक खराब हो तो वो वाहक मादा कहलाती है।
अब ये इनका क्रॉस करवाने का बोल रहा है, तो अगर ये आपस में मिले तो वाहक लड़की हो गई भाई, क्योंकि इसका एक एक्स का जीन खराब है, एक नॉर्मल है, तो ये वेक्टर फीमेल है। अगर ये आपस में मिल गए तो नॉर्मल मेल, नॉर्मल लड़का होगा भी। अगर ये आपस में मिल गए तो वाहक लड़की, और अगर ये आपस में मिल गए तो नॉर्मल लड़का। यानी इस कंडीशन में लड़के जो हैं वो दोनों ही नॉर्मल होंगे और लड़कियां जो हैं वो दोनों ही वाहक होंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो सभी सामान्य गलत, लड़कियां वाहक व लड़के सामान्य, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए भी, रॉन्ग हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है तो आपको करके देखना है, तुक्के नहीं मारने हैं, करके देखना है, बड़े इजी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर भी। 2 स्लाइडें एक साथ कर दी इसलिए नंबर चेंज हो गया, अब टेंशन मत लेना। मेंडल का सार्वत्रिक नियम क्या है, ऐसा नियम यूनिवर्सल लॉ कौन सा है, इनमें से यूनिवर्सल लॉ कौन सा है भाई? यूनिवर्सल लॉ का मतलब है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, अपवाद ना हो। तो इनमें से कौन सा नियम है जिसका अपवाद नहीं है? प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं भी, कौन कौन से? कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का भी अपवाद है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीन लिंकेज, जीन लिंकेज। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, सेग्रीगेशन जो है उसका कोई भी अपवाद नहीं है, और ये नियम यूनिवर्सल है। सभी जीवों में जब युग्मक बनते हैं तो गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं अपने जीनों को लेकर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इनमें से कौन है? तो फादर आ गया और जेनेटिक्स आ गया तो ज़्यादातर बच्चे मेंडल ही करके आते हैं, पर ध्यान रखना इनमें से पुनेट भाई साहब नहीं है, बैटसन भाई साहब भी नहीं है, और मेंडल भाई साहब भी नहीं है, मॉर्गन है, और इनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ये बड़े ही शानदार व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सुलझाया जो मेंडल, कॉल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज इत्यादि नहीं समझा पाए। इन्होंने जीन सहलगनता के बारे में विस्तृत अध्ययन किया भाई। ठीक है, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं इनको, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। मेल ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मक्खी पर अध्ययन किया था भी, ड्रोसोफिला मक्खी पर भी अध्ययन किया, जीन लिंकेज पर भी अध्ययन किया। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल प्राइज भी मिला था भाई। और इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक शब्द भी दिया था, टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी शब्द दिया था। और ये टोटीपोटेंसी का क्वेश्चन जो है ये लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है भी? थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जेनेटिक्स में होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, F1, F2, PD शब्द दिए। एक तो शब्द आ गया जेनेटिक्स, सीधा ही जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, और साथ में एक और शब्द जोड़ दो, अलील। तो टर्म्स देने में ये भाई साहब बहुत आगे थे, तो किन ने दी भी? मेंडल ने नहीं दी, मॉर्गन ने भी ये टर्म्स नहीं दी, डब्ल्यू बैटसन ने दी थी भाई बच्चों। किसने दी थी? डब्ल्यू बैटसन ने। अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ठीक है, F1, F2 जनरेशन, और एक शब्द जेनेटिक्स। जॉनसन ने क्या दिया था भी? जीन शब्द दिया था बच्चों, टर्म जीन। ठीक है, और साथ में फिनोटाइप,
जीनोटाइप, ये टर्म्स किसने दी थी? जॉनसन ने दी थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेगली के सामने इंपॉर्टेंट, और ये एलडीसी के एग्जाम में आ चुका है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था और ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करके आए थे क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ पर्टिकुलर जेनेटिक्स की ही बुक में दी जाती हैं। तुम नेगली के सामने मेंडल किस पादप पर अपना प्रयोग सफल नहीं कर पाए थे, या वो ये भी पूछ सकता है भी मेंडल ने मटर के अलावा किस पादप पर एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है भी, तो किस में से किए थे भी, और किसके सामने? नेगली के सामने। ये सारी बातें हमारी मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मक्के में नहीं किया था, बाजरे में नहीं किया था, जंगली मटर हिरेशियम में किया था। अब हुआ क्या, अभी जब नेगली को पता चला अभी मेंडल इतने शानदार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इनको बुलाया और इनको जाके सीधा एक प्लांट दे दिया हिरेशियम भी, इस पे आप मेरे को करके दिखाओ। और इन्होंने किया तो वो प्रयोग सफल नहीं हुआ क्योंकि उसका शुद्ध वंशक्रम नहीं था। मटर के पौधे पर प्रयोग क्यों सफल हुए? क्योंकि मटर के पौधे का शुद्ध वंशक्रम मेंडल ने प्राप्त किया था। इनको 7-8 साल लगे थे भाई एक्सपेरिमेंट करने में। तो पहले इन्होंने प्योर लाइंस जो हैं वो अलग की और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए, परंतु हिरेशियम की प्योर लाइंस नहीं थी। और मेंडल भाई साहब इतने इंट्रोवर्ट थे भी नेगली को ये कह ही नहीं पाए भी मेरे को प्योर लाइंस दो, और इन्होंने नेगली ने उनको रिजेक्ट कर दिया भी नहीं, आपके एक्सपेरिमेंट से ही नहीं है, तो घर आ गए। तो मेंडल के प्रयोग लोगों तक नहीं पहुंचने के कारण ये भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कारण है। बहुत सारी मतलब एक अग्रेसिवनेस नहीं थी, कुछ अपनी भी गलतियां थी, कुछ लोगों ने भी इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ये दुर्भाग्य हो गया मतलब जेनेटिक्स के इतिहास का। एक्सपेरिमेंट शानदार थे, इवन एनिमल्स पर भी लागू होते हैं इनके एक्सपेरिमेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हॉकवीड भी बोलते हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? हॉकवीड। कहीं हॉकवीड नाम आ जाए आपको, गुरुजी आपने तो कराया ही नहीं, आपने तो हिरेशियम बताया था, इसी को हॉकवीड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? मेंडलिज्म की पुनः खोज, बार बार आ रहा है। शेमाक बिल्कुल थे, ह्यूगो डी व्रीज थे, कोरेंस थे, तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ने मेंडलिज्म की पुनः खोज की थी, तो इनका भी धन्यवाद बनता है। अगला क्वेश्चन, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। अगर आपके पास ये दो मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर इस प्रकार से हैं और F1PD में कितने युग्मक बनेंगे भाई? इनका संकरण आपस में करवाए हैं तो कितने गैमीट्स बनेंगे? तो देखो A B C। तो आपको पता है जब गैमीट्स बनते हैं तो जो लोगस क्रोमोसोम हैं वो अलग अलग युग्मकों में जाते हैं, इसके भी जाएंगे भी। ठीक है, अब इनका क्रॉस करवाना आपस में, ये बने और टोटल रिजल्ट देखना है कितना आएगा। अब ये क्रॉस तो आप करवा सकते हैं, तो F1PD में कितने गैमीट्स बनेंगे जो फिर F2PD के संकरण करवाएंगे, तो कितने बनेंगे भी? अगर इनका हो तो F1PD में ये 3 प्रकार के हैं तो 8 बनेंगे बच्चों। कितने बनेंगे? 8 गैमीट्स बनेंगे। फिर वो उनका फर्दर हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो ज़्यादा गैमीट्स बनेंगे। तो इस प्रकार से आपको अलग करने क्रॉस करवाना है, फिर जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद और करवाना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये होमवर्क ही समझ लो, आपको ना समझ आए तो फिर मैं दोबारा बता दूंगा। जीन लिंकेज की पूर्णतः पुष्टि किसने की थी भाई, और उसको किसने ढंग से हमें समझाया था? जीन लिंकेज। पहले तो जीन लिंकेज होती क्या है, देखो भाई, समजात गुणसूत्रों पर यदि 2 जीन पास पास में स्थित हैं
ये कोई ए है, नीचे वाला मान लो बी है, ए बी। अब एक ही गुणसूत्र पर दो जीन है और वो दोनों की डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होगी तो ये भैया न तो जीन विनिमय कर पाएंगे और अगली पीढ़ी में भी एक साथ जाएंगे, अगली पीढ़ी में भी एक साथ जाएंगे, अलग नहीं होंगे, पृथक नहीं होंगे, क्योंकि दोनों जीनों के मध्य डिस्टेंस कम है। जितनी डिस्टेंस कम होगी उतनी मजबूती से जुड़े रहेंगे, बात है सीधी। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो जीन विनिमय की संभावना, पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती जाएगी। तो ये स्थितियां कहलाती हैं, ये लिंक्ड जीन है तो इस प्रोसेस को कहते हैं जीन सहलगनता, जीन लिंकेज। तो इसके बारे में पूर्णतः पुष्टि किसने की, इनमें से पूछा है। देखो पुनेट और इन्होंने तो इसके बारे में स्टार्टिंग दी थी, पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक था थॉमस हंट मॉर्गन। पुनेट ने और एक इनके साथ और थे बैटसन, इन्होंने सिर्फ ये शब्द दिया परंतु ढंग से समझा नहीं पाए। तो ढंग से समझाने वाले वैज्ञानिक कौन थे भी? थॉमस हंट मॉर्गन थे, थॉमस हंट मॉर्गन थे, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी। और किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे जीन लिंकेज के? ड्रोसोफिला मक्खी पर। किस पर? ड्रोसोफिला पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द्विसंकरण का फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 9:3। सॉरी, अब मैंने गलती कर दी, आप भी कर सकते हैं, लास्ट में नहीं पढ़ा मैंने, तो ये मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है, परंतु फिर भी OMR सीट फिल करने से पहले एक बार अच्छे से देख लें। 9:3:3:1 होता है। इसका वो पूछ भी सकता है भी 9 कौन से होंगे? गोल व पीले, राउंड एंड येलो। 3 कौन से होंगे भी? राउंड एंड ग्रीन। ये 3 को रिंकल्ड एंड येलो, और ये कौन से होंगे? रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भी, ये 9:3:3:1 है तो सही, पर 9 कौन से हैं? ये 3 कौन से हैं, ये 3 कौन से हैं, और ये 1 कौन सा है? तो ये भी हमें बताना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए शुद्ध वंश क्रम किसका चुना? बात सीधी सी है भाई, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो यहाँ पे 2 हैं, इनमें कंफ्यूजन होगा, इनमें तो होने वाला ही नहीं है। तो उद्यान मटर या जंगली मटर? तो ध्यान रखना, मेंडल ने उद्यान मटर यानी पाइसम सेटाइवम पर अध्ययन किया था, और ये उद्यान मटर, गार्डन पी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गार्डन पी। तो क्लियर कट है, दिमाग में रखना में से। हॉकवीड पर इनका प्रयोग सफल नहीं हो पाया था नेगली के सामने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी? मनुष्य में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछी हमसे, और टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कितने होते हैं? तो भी टोटल क्रोमोसोम कितने बच्चों? टोटल क्रोमोसोम 46, और इनमें से आपको पता है क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 44, 45 एंड 46, या इनको मैं लिख दूं 22 जोड़े, और ये अंतिम 23वां जोड़ा, अंतिम 23वां जोड़ा। तो इन्होंने पूछा है ऑटोसोम्स कितने हैं? जो पहले 22 जोड़े में कितने हो गए भी? 44, और अंतिम जोड़े में 2 होते हैं, या तो XX होते हैं, मादा होगी, या XY होंगे तो नर होंगे। तो अगर आपसे वो पूछ लेता लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 2, और अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी? ये तो हो गए लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, और अलिंग कितने भाई? 44। तो राइट आंसर हो गया हमारा
44। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या पूछी हमने। पहले तो आपको पता होना चाहिए टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रीय विकार है, गुणसूत्रीय विकार है, और गुणसूत्रीय विकार में लिंग गुणसूत्र विकार है। कौन सा है भी? लिंग गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है भी। और टर्नर सिंड्रोम एक तो मादा में होता है, बांझ होती है मादा, तो इनमें क्या होता है, लास्ट जोड़े में एक गुणसूत्र कम हो जाता है। तो नॉर्मल जो फीमेल होती है बच्चों, नॉर्मल फीमेल जो होती है इसके अंदर 44 प्लस XX होते हैं, यानी 2n इज इक्वल टू 46। और टर्नर जो मादा होती है, टर्नर मादा जो होती है इसमें होता है 2n-1, क्योंकि एक लास्ट कम हो गया ना, 2n-1 हो गया, तो इसमें कितने रह गए बच्चों? 45। तो ये ध्यान रखना है। अगर वो आपसे पूछे क्लाइनफेल्टर में तो 2n+1, क्योंकि उसमें एक x गुणसूत्र बढ़ जाता है, XXY हो जाता है लास्ट में, XXY हो गया तो वो कौन सा हो गया? क्लाइनफेल्टर। और टर्नर में X 0 है तो एक गुणसूत्र कम है, तो कितने हो गए भाई? 45। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिकल सेल एनीमिया कौन सा भी? ये हमने पार्ट 1 में अच्छे तरीके से समझ लिया था। सिकल सेल एनीमिया कि कौन से गुणसूत्रों पर होता है भी? पहले तो एलिंग ऑटोसोम्स पर होता है भी। और किस प्रकार का डिसऑर्डर है? जीन डिसऑर्डर है। इस प्रकार से आरबीसी हस्याकार हो जाती है। और एक ध्यान रखना, ये सिकल सेल एनीमिया जो है पॉइंट म्यूटेशन का भी उदाहरण है भी। बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें डीएनए में सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस के बदलने से, उत्परिवर्तन होने से पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और ये मैं आपको समझाऊंगा जेनेटिक वाली क्लास में। तो किस प्रकार का अभी? लिंग गुणसूत्र की अधिकता है? नहीं। लिंग गुणसूत्र में न्यूनता है? नहीं। तो ऑटोसोम जीन डिसऑर्डर है। एलिंग गुणसूत्र जीन विकार है, एलिंग गुणसूत्र जीन विकार है भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अभी? रुधिर वर्ग AB का जीनोटाइप कहलाता है भी। देखो AB है, इसका मतलब इसके 9वें गुणसूत्र के जोड़े पर, 9वें गुणसूत्र के जोड़े पर जो समजात गुणसूत्र है उस पर एक जीन A है और दूसरे पर B है। ये 9वां पेयर है और एक A जीन है, दूसरे पर B जीन है। तो ये किसका उदाहरण है? ये प्रभावी है? प्रभावी है? नहीं जी। ये अपूर्ण प्रभाविता है? नहीं है। ये सह प्रभाविता है। क्या है? सह प्रभाविता है, कोडोमिनेंस है। क्या है बच्चों? कोडोमिनेंस है, क्योंकि दोनों ही जीन प्रभावी हैं, दोनों अपने अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों ही आरबीसी पर एंटीजन का निर्माण कर रहे हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे से आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्विज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।